चलिए साथियों, आज शुरू करते हैं यूपीएसआई 2025 के सिलेबस का मूल विधि का बैच। तो देखिए, मूल विधि जो है इसमें लगभग 15-16 टॉपिक रहते हैं और ये सब कानून के टॉपिक हैं। इसमें से लगभग 10 से 12 नंबर का रहता है और ये पोर्शन बड़ा टेक्निकल होता है क्योंकि कानून होता है, कानून पढ़ना बड़ा मुश्किल है। कानून उसी के लिए आसान है जो 3 साल या 5 साल की एलएलबी कर चुका है। बाकी बच्चे जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं उनके लिए कानून पढ़ना थोड़ा टेढ़ी खीर होती है। तो ध्यान से समझना, सब समझ में आएगा। क्या है, अभी शुरुआत में ही तुम्हें दिक्कत हो रही है, अभी पूरी क्लास पढ़ी, क्या होगा आगे। दरोगा में 2 स्टार होते हैं, आदमी को 1 स्टार मिलना मुश्किल पड़ जाता है। तुम सोचो तुम 2 स्टार के लिए मेहनत कर रहे हो, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। खुद डिस्टर्ब हो रहे हो, बराबर वाले को भी डिस्टर्ब कर रहे हो। हाँ, शांति से बैठे रहो। चलिए, ऑनलाइन वाले भी थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ऑफलाइन वाले तो पिटते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, ऑनलाइन वाले पिट नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, एक एक सब्जेक्ट पर एक एक दिन चर्चा करेंगे। 12-15 दिन में निपट जाएगा सिलेबस इसका। तो इस कड़ी का आज पहला जो सब्जेक्ट है हमारा वो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। देखिए, मैं पहले वो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा जो यूपीएसआई और यूपीएपीओ दोनों में आते हैं। ठीक है, क्योंकि एपीओ का पेपर भी पैरेलल ही है एसआई के, और दोनों में जो कंबाइंड सब्जेक्ट हैं वो मैं पहले पढ़ाऊंगा और उसके बाद जो बचे हुए हैं एसआई के वो मैं पूरे करा दूंगा। यूपीएपीओ में जो आएंगे वो मेंस में आएंगे ये सब्जेक्ट, और यूपीएसआई में जो आएंगे वो प्री में आएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। ये जो एक्ट है ये प्री और मेंस यानी कि एपीओ मेंस में आएगा और यूपीएसआई प्री में आएगा। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे पेपर में आता है, क्या ये अधिनियम का उद्देश्य क्या था, कितनी धारा, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे अब। ठीक है, भी सुबह का समय है, चाय पीते रहेंगे बीच बीच में ताकि नींद ना आ जाए। जिसको पीनी हो बता देना। चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। ठीक है, इसका पूरा नाम है। इस एक्ट को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी 9 सितंबर 1988। क्वेश्चन नोट कर लेना एसआई वाले, 100% मैं बता रहा हूं कि यहीं से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। जो टॉपिक में जिन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर रहा हूं उन पॉइंट्स को अंडरलाइन करते रहना। यूपीएसआई में ये पूछ लिया जाता है कि इस एक्ट को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी अधिनियम या कानून जब बनता है तो उसमें जब तक राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति नहीं देता है तब तक वो कानून नहीं बनता है। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो बना था इसकी स्वीकृति राष्ट्रपति ने 9 सितंबर 1988 को दी थी। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से संभावित क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कि इस अधिनियम में कुल धाराएं कितनी हैं और कुल अध्याय कितने हैं। तो देखिए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में कुल धाराएं 31 और कुल अध्याय 5 हैं। ठीक है, 5 अध्याय और 31 धाराएं, 31 सेक्शंस। यानी कि राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी इसको? 9 सितंबर 1988 को। कितनी धाराएं हैं इसमें? 31, 31 धाराएं हैं और 5 चैप्टर हैं, अध्याय। ठीक है, अब आगे बढ़ते देखते हैं इसमें क्या है। इसका जो पहला सेक्शन है, पहला सेक्शन, अच्छा, इसका उद्देश्य भी देख लेते हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था, क्यों इस अधिनियम को बनाया गया था। भाई, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, क्यों बनाया गया होगा? सीधी सी बात है, भारत में भ्रष्टाचार के मामलों को खत्म करने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया था कि हमारे भारत में भ्रष्टाचार ना हो। ये इसका उद्देश्य है। अब हम देखते हैं सेक्शन फर्स्ट। पहले सेक्शन में क्या दे रखा है। तो देखिए, किसी भी अधिनियम के पहले सेक्शन में दे रखा होता है उसका नाम और उसका विस्तार। जनरली एक्सेप्शनली एक आध
एक्ट बना हुआ है जिसमें नहीं है, बाकी लगभग हर एक्ट के सेक्शन फर्स्ट में उसका नाम दे रखा होता है और कहाँ वो लागू होता है वो दे रखा होता है। तो जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है इसके सेक्शन फर्स्ट में दे रखा है कि इसका पूरा नाम क्या होगा। तो नाम देखो मैं पहले बता चुका हूं तुम्हें, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 इसका पूरा नाम है। पूछ सकता है कि भ्रष्टाचार अधिनियम का पूरा नाम क्या है, तो भ्रष्टाचार अधिनियम का पूरा नाम है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। ठीक है, सन भी लास्ट में जोड़नी है तुमको। नेक्स्ट, ये लागू कहाँ होता है, तो ये अधिनियम क्या देखते हैं, हाँ सन इसके आगे जोड़नी है ये तभी पूरा होगा। ठीक है, हाँ ये लागू कहाँ होता है, तो ये संपूर्ण भारत पे लागू होगा, पूरे भारत पे लागू होगा, जम्मू कश्मीर को छोड़ना नहीं है, पूरे भारत पे लागू होगा। और इसमें नई चीज और है कि पूरे भारत पे लागू होगा ही होगा, भारत के बाहर भी लागू होगा। भारत के बाहर कैसे लागू होगा, अगर कोई भारत का सिटीजन, भारत का नागरिक भारत से बाहर है तो ये उस पर भी लागू होगा। यानी कि भारत पे लागू होगा ही, साथ में जो भारत का नागरिक विदेश में है या भारत से बाहर है उस नागरिक पर भी ये अधिनियम लागू होगा। इसको ध्यान रखना, पूछने वाली चीज़ है कि ये अधिनियम भारत में लागू होगा कि बाहर भी लागू होगा, तो भारत में तो लागू होगा ही, साथ में अगर कोई भारत का नागरिक विदेश में है, भारत से बाहर है, तो उस नागरिक पर भी ये अधिनियम लागू होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें एक केस आया था सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस मनमोहन सिंह। ठीक है, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस मनमोहन सिंह एवं अन्य, ये 2012 का केस है। ये केस आया था, इस केस में क्या बताया गया था, इस केस में बताया गया था कि जो भ्रष्टाचार होता है उससे हमें क्या नुकसान होता है, जो भ्रष्टाचार होता है उससे मानव को क्या नुकसान होता है। तो इस केस में क्लियर किया गया, इसमें बताया गया कि भ्रष्टाचार मानव अधिकारों का हनन करता है, विकास को बाधित करता है एवं न्याय, स्वतंत्रता एवं मातृत्व को प्रभावित करता है, जो हमारी उद्देशिका के प्रमुख तत्व हैं। कितनी अच्छी बात बताई है भाई। जो करप्शन है, करप्शन से क्या नुकसान होता है, कोई व्यक्ति है जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर को सरकारी डॉक्टर बनाया गया, किस लिए बनाया गया कि वो समाज की सेवा कर सके, लोगों को फ्री में इलाज कर सके। वही लोगों का क्या अधिकार है कि भाई फ्री में हमको इलाज मिले, ये लोगों का अधिकार है। अब अगर डॉक्टर फ्री के बजाय पैसे मांगता है तो क्या होता है, व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, उसको फ्री चिकित्सा चाहिए लेकिन नहीं मिल रही है, तो क्या है, मूल अधिकारों का हनन होता है। वही इसमें बताया गया कि जो करप्शन है उससे व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है। और आगे इसमें क्या बताया गया कि विकास को बाधा पहुंचती है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता करप्शन की वजह से, घूस खाते हैं काम अच्छा होता ही नहीं है, तो विकास को बाधा पहुंचती है। ये इसमें बताया गया था इसी केस में। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 जो है वो परिभाषाओं का सेक्शन है। धारा 2 में बताया गया कि परिभाषाएं, अब परिभाषा क्या होती है, जो कानून के स्टूडेंट हैं, बीए या एलएलबी कर चुके हैं, बीए एलएलबी या एलएलबी कर चुके हैं, उन्हें तो ये सारी चीज़ें पता रहती हैं कि परिभाषाएं क्या होती हैं और अदर्स चीज़ें क्या होती हैं, लेकिन जो कानून के स्टूडेंट नहीं रहे हैं उनको दिक्कत होती है। परिभाषाओं का एक सेक्शन हर एक्ट में दे रखा होता है। क्या होता है ये, कौन सी परिभाषाएं होती हैं, ये कोई संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा नहीं होती हैं। हर एक्ट में जो कठिन वर्ड होते हैं, जिनका अर्थ अलग से नहीं लगाया जा सकता, उनका अर्थ परिभाषा खंड में दे दिया गया होता है कि इसका क्या मतलब तुम लगाओगे, क्योंकि किसी भी अधिनियम के किसी भी शब्द का अर्थ आप अपने आप नहीं लगा सकते। यही कानून की विशेषता है। कानून में खुद दिया गया होता है कि इस शब्द का क्या मतलब है और क्या मतलब इस अधिनियम में लगाया जाना चाहिए। तो इस अधिनियम के कुछ ऐसे चुनिंदा वर्ड हैं जिनका मतलब यहाँ पे बताया गया है। चुनिंदा वर्ड में सबसे पहले है लोक कर्तव्य। इसमें हैं और भी, लेकिन जो आपके काम के हैं, जो आपके आने वाले हैं, वही मैं बताऊंगा। पहला है लोक कर्तव्य, दूसरा है लोक सेवक, तीसरा है असम्यक लाभ। तीनों को हम अलग अलग करके जानेंगे।
सेक्शन 2B, ए में तो कुछ और दे रखा है, 2B हमको पढ़ना है। सेक्शन 2B यानी कि सेक्शन 2 का क्लॉज बी क्या दे रखा है? लोक कर्तव्य। लोक कर्तव्य क्या होगा? किसको लोक कर्तव्य कहेंगे? बताओ, लोक कर्तव्य क्या होगा? पढ़ा नहीं है तो वर्ड है, उस वर्ड से निकाल लो मीनिंग। जरूरी कि सारी चीजें तुम पढ़ो। लोक माने क्या होता है? समाज, और कर्तव्य माने कार्य। ऐसा कार्य जो समाज के हित के लिए हो, जनता के हित के लिए हो। ठीक है, ऐसा कार्य जो जनता के हित के लिए हो, समाज के हित के लिए हो, उसे लोक कर्तव्य कहते हैं। क्लियर? ये शब्द ध्यान रखना, क्योंकि अभी एक्ट में अंदर इन शब्दों का बहुत महत्व तो है। आगे जो समझ में नहीं आएगा कुछ, अगर ये वर्ड समझ में नहीं आए तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बार बार पूछेंगे कि लोक कर्तव्य क्या होता है। लोक कर्तव्य क्या होता है? ऐसा कार्य जो समाज के हित के लिए हो, उसे लोक कर्तव्य कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट। 2C में दे रखा है पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक। लोक सेवक क्या होता है? जो व्यक्ति लोक कर्तव्य करता है वो लोक सेवक होता है। जैसे सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर क्या करता है? लोक कर्तव्य करता है, समाज के लिए तो काम करता है, फ्री में दवाई देता है, फ्री में देखता है, फ्री में इलाज करता है। ठीक है, तो लोक कर्तव्य करता है वो, तो उसका कार्य क्या कहलाएगा? लोक कर्तव्य। और डॉक्टर क्या कहलाएगा? लोक सेवक, समाज की सेवा करने वाला। जितने सरकारी लोग हैं वो सारे लोग लोक सेवक ही हैं। डॉक्टर, पुलिस, जज और भी जितने नौकर हैं सरकारी, वो सारे लोक सेवक में ही आते हैं। ठीक है, इसके बाद 2D में क्या है? असम्यक लाभ। असम्यक लाभ किसको कहेंगे? असम्यक लाभ वो होता है, असम्यक लाभ वो होता है जो हमको हमारी मेहनत के अलावा मिला होता है। जैसे एक डॉक्टर है, उसको सैलरी मिल रही होती है, सैलरी के अलावा अगर वो कहीं से अर्निंग करता है, सैलरी के अलावा अगर कहीं से अर्निंग करता है, उसको असम्यक लाभ कहते हैं। ऐसा लाभ जो हमको नहीं मिलना चाहिए और हम ले रहे हैं, तो असम्यक लाभ कहलाता है। ठीक है, ये रहा आपका सेक्शन 2। अब सेक्शन 2 में एक बड़ा अच्छा केस है, मनीष त्रिवेदी वर्सेस राजस्थान राज्य। ये 2013 का केस है। मनीष त्रिवेदी वर्सेस राजस्थान राज्य 2013 का केस है। इस केस में एक क्वेश्चन आया था कि क्या सभासद और नगर पालिका परिषद के सदस्य लोक सेवक में आएंगे कि नहीं आएंगे। भाई सभासद होता है आपके यहाँ का, और नगर पालिका परिषद के जो सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, उनको हम लोक सेवक कहेंगे या नहीं कहेंगे। ठीक है, इस केस में न्यायालय ने डिसाइड किया कि हाँ, ये सारे लोग लोक सेवक की कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो सभासद हो और चाहे वो नगर पालिका परिषद का सदस्य हो, लोक सेवक में आएंगे, इनको लोक सेवक माना जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से यूपीएसआई में आने की पूरी संभावना है, इसको अंडरलाइन कर लेना। पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन लोक सेवक है, तो सभासद दे देगा या नगर पालिका परिषद के सदस्य दे देगा, पूछ लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 3। सेक्शन 2 में क्या था? परिभाषाएं। सेक्शन 1 में क्या था? नाम और विस्तार। अब आते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 में क्या है कि विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब ये कहाँ से आ गया? विशेष न्यायाधीश कहाँ से आ गया? पढ़ रहे हैं हम लोग करप्शन, ठीक है, भ्रष्टाचार अधिनियम पढ़ रहे हैं, इसमें न्यायाधीश कहाँ से आ गया? पियोगे? बिलो। ठीक है, विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति। विशेष न्यायाधीश क्यों आ गए यहाँ पे? ये जो मामले होते हैं माइनर एक्ट के, जैसे पॉक्सो हो गया, भ्रष्टाचार अधिनियम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हो गया, SC/ST एक्ट हो गया, ये जो माइनर एक्ट होते हैं मेजर एक्ट को छोड़ के, इन माइनर एक्ट के लिए न्यायालय में एक्स्ट्रा जज बना दिए जाते हैं, जिनको विशेष न्यायाधीश कहते हैं। ठीक है, तो
इस अधिनियम के जो मामले होंगे उनको ट्रायल करने के लिए विशेष न्यायाधीश को बनाया जाएगा। एक अलग से कोर्ट बना दी जाएगी, विशेष जज, ठीक है, विशेष न्यायाधीश के नाम से, और उस कोर्ट का नाम रख दिया जाएगा भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट। ठीक है। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, विशेष न्यायाधीश कौन बनाएगा। ऑप्शन में आएगा राज्य सरकार, केंद्र सरकार, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। कौन बनाएगा? तो ध्यान रखना कि विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति केंद्र या राज्य दोनों में से कोई भी कर सकता है, चाहे केंद्र कर दे चाहे राज्य कर दे, जिसको जरूरत होगी वो कर देगा। कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि राज्य ही करेगा कि केंद्र करेगा, कोई भी कर सकता है। इसके बाद सेक्शन 3 के बाद अब हम आते हैं सेक्शन 7 पे। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो। ठीक है, आगे बढ़ो। सेक्शन 3 के बाद पढ़ना है हमको सेक्शन 7। बीच के सेक्शन छोड़ते हुए चल रहे हैं, जो सेक्शन आपके काम के नहीं है उनको टच नहीं करना है, क्योंकि एक अधिनियम होता है वो पूरा आपके लिए नहीं बना है। आपके लिए जो चीज़ें बनी है वो पढ़ लो, बाकी सब छोड़ दो। सेक्शन 7, सेक्शन 7 बड़ा अच्छा है। सेक्शन 7 कहता है कि रिश्वत मांगना। कौन मांगेगा रिश्वत? अगर कोई लोक सेवक आपसे रिश्वत मांगता है, यानी किसी व्यक्ति से रिश्वत मांगता है, तो वो सेक्शन 7 का अपराधी माना जाएगा। बहुत अच्छी बात है। लोक सेवक कौन होगा? अभी हमने बताया था, जो लोक कर्तव्य कर रहा हो। लोक कर्तव्य क्या होगा? जो समाज के हित के लिए हो। और अगर कोई लोक सेवक किसी व्यक्ति से कोई रिश्वत मांगता है, ठीक है, तो वो सेक्शन 7 का अपराधी माना जाएगा। धारा 7 में उसको अपराधी माना जाएगा, उसको दंड मिलेगा। ठीक है। सेक्शन 7 में लिखा है लोक सेवक द्वारा रिश्वत मांगने से संबंधित अपराध। लोक सेवक जैसे डॉक्टर, पुलिस, जज या और भी व्यक्ति जो लोक कार्य के लिए लगाए गए हैं। सजा कितनी है इसमें? सजा ध्यान रखना, इसमें सजा 3 साल से लेकर के 7 साल तक है, और जुर्माना है। मतलब कम से कम 3 साल की सजा है और अधिक से अधिक 7 साल की सजा है। साथ में आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। सेक्शन 7 हो गया। सेक्शन 7 किस लिए? रिश्वत मांगने के लिए। ध्यान रखना, सेक्शन 7 रिश्वत मांगने के लिए। इसके बाद सेक्शन 8 रिश्वत देने के लिए। भाई सेक्शन 7 में क्या है कि कोई लोग सेवक आपसे रिश्वत मांगेगा तब वो अपराधी माना जाएगा। सेक्शन 8 में क्या है कि आप किसी को जबरदस्ती रिश्वत दे रहे हो। नहीं भैया, नहीं सर ये काम मेरा कर दो जल्दी, ये पैसे ले लो। अगर कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को रिश्वत देता है तो ऐसा व्यक्ति सेक्शन 8 में अपराधी माना जाता है। मतलब रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों ही अपराध है। अगर रिश्वत दोगे तब भी अपराधी, रिश्वत लोगे तब भी अपराधी। तो अगर कोई व्यक्ति लोक सेवक को रिश्वत देता है तो सेक्शन 8 में उसको अपराधी माना जाएगा, और उसकी सजा है 7 वर्ष से लेकर के मतलब 7 वर्ष तक की सजा है। अगर कोई अपराधी है, अगर कोई व्यक्ति है और वो किसी डिस्टर्ब ना किया करो यार, जो पूछना है वो एकदम पूछ लो, डिस्टर्ब ना किया करो। नहीं पढ़ना है तो बाहर निकल लो, क्या करना है। अगर कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को रिश्वत देता है तो अपराधी माना जाएगा सेक्शन 8 का, और इसकी सजा 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माना दोनों देना पड़ेगा। मतलब अधिक से अधिक जो सजा होगी इसकी 7 वर्ष तक हो सकेगी। सेक्शन 8, ठीक है, समझ में आ गया। सेक्शन 1 में इसका नाम और विस्तार। क्या नाम होगा? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। विस्तार कहाँ होगा? संपूर्ण भारत पर और भारत से बाहर भारत के नागरिकों पर। ठीक है। सेक्शन 2 में परिभाषाएं दे रखी हैं, बीच में एक केस भी है। सेक्शन 2 में परिभाषाएं, काय की परिभाषाएं? लोक कर्तव्य, लोक सेवक, असम्यक लाभ। ठीक है। सेक्शन 3 में विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार या राज्य सरकार, कोई भी कर सकता है। सेक्शन 7, अगर कोई लोक सेवक किसी से कोई रिश्वत मांगता है
तो धारा 7 के अधीन अपराधी माना जाएगा। सज़ा कितनी है? 3 साल से लेकर के 7 साल तक की सज़ा है, प्लस जुर्माना है। सेक्शन 8, अगर कोई व्यक्ति लोक सेवक को रिश्वत देता है तो सेक्शन 8 का अपराधी माना जाएगा। सज़ा कितनी है? 7 साल तक सज़ा है इसमें और जुर्माना है। ठीक है, ये हो गया आपका सेक्शन 8। इसके बाद आते हैं सेक्शन 12 पे। सेक्शन 12 क्या है? सेक्शन 12 कहता है कि अपराधों का दुष्प्रेरण। अपराधों का दुष्प्रेरण शब्द बड़ा टेढ़ा है। दुष्प्रेरण क्या होता है? पहले तुम दुष्प्रेरण को समझ लेंगे, क्योंकि जो लॉ के स्टूडेंट है वो तो समझ रहे हैं, जो लॉ के स्टूडेंट नहीं है वो नहीं समझ रहे हैं। दुष्प्रेरण माने होता है किसी को उकसाना। अब तुम खुद तो कोई काम कर नहीं रहे हो, दूसरे को उकसा रहे हो कि यार ये काम कर दे, तो अगर उसने तुम्हारे कहने पर, तुम्हारे उकसाने पर कोई अपराध कर दिया तो अपराधी आप भी माने जाओगे। तो अगर कोई व्यक्ति किसी को कोई ये रिश्वत मांगने के लिए उकसाता है या रिश्वत देने के लिए उकसाता है, उसको सेक्शन 12 में अपराधी माना जाएगा और दंड दिया जाएगा। कितना दंड है? 3 वर्ष से 7 वर्ष तक का कारावास है और जुर्माना है। समझ लेना, खुद रिश्वत नहीं ले रहे हो, किसी को रिश्वत लेने की उकसाना भी मत। अगर रिश्वत लेने के लिए उकसाया और उसने रिश्वत ले लिया, उसने कह दिया इसने कहा था, तो समझ लो कि अपराधी हो गए तुम। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 13। सेक्शन 13 कहता है लोक सेवक द्वारा आपराधिक अपचार। अपचार क्या होता है? अपचार का मतलब होता है कि जो काम हमको नहीं करना चाहिए अपनी ड्यूटी पे, वो काम कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन से हट करके कोई काम कर रहे हैं, उसमें से कोई लाभ ले रहे हैं। जैसे पुलिस के थाने में कोई गाड़ी खड़ी की गई किसी अभियुक्त की, जैसे देखा होगा आपने, एक्सीडेंट वगैरह होकर गाड़ी आती है थाने में खड़ी होती है या पकड़ के आती है, वही गाड़ी लेके पुलिस कर्मी उसका यूज़ करने लगा। भाई कोई गाड़ी आई और उसने उसी गाड़ी को उठाया, सही कराया, चलाने लगा, ये आपराधिक अपचार माना जाएगा। जो संपत्ति आपको सौंपी गई देख रेख के लिए, उसको आप अपने लिए यूज़ कर रहे हो, ये आपराधिक अपचार होता है। अगर कोई लोक सेवक आपराधिक अपचार करता है तो उसको 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना देना पड़ेगा, यानी कि कम से कम 4 साल, अधिक से अधिक 10 साल की सज़ा है, प्लस जुर्माना है उसमें। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है इसके बाद सेक्शन 14। सेक्शन 14 आभ्यासिक अपराधी। आभ्यासिक अपराधी क्या होता है? आभ्यासिक अपराधी जो अपराध का अभ्यास करता हो, बार बार, एक बार किया पकड़ गए, दोबारा फिर किया, फिर पकड़ गए, दोबारा फिर किया, फिर पकड़, मतलब मानता नहीं है, कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो रही है। हाँ, कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो रही, फिर अपराध करे, फिर पकड़े, फिर अपराध करे, फिर पकड़े। तो ऐसा अगर कोई अपराधी है जो बार बार अपराध करता है, वो पकड़ गया, तो उसको दंड बढ़ जाएगा। 5 साल से लेकर के 10 साल तक का उसका कारावास है और जुर्माना है। पहले कितना था? 3 साल से 7 साल तक, लेकिन अगर दोबारा पकड़े गए तो 5 साल से 10 साल तक और जुर्माना। ठीक, इसके बाद ध्यान रखना सेक्शन 17, ये दोनों सेक्शन 17 और सेक्शन 19, ये दोनों यूपीएसआई 2011 में आए हुए हैं, और ये फिर भी दोबारा फिर भी आने के चांसेस हैं। जो भी आने के चांसेस थे मैंने आपको बता दिए, और ये भी आने के चांस हैं, इसको ध्यान रखना। ठीक है, सेक्शन 17 कहता है कि विवेचना कौन करेगा। भाई अगर कोई मामला पकड़ा गया है करप्शन का, तो उसकी विवेचना कौन करे? विवेचना क्या होता है? मामले को लिखना, एक्यूज को अरेस्ट करना, इन्वेस्टिगेशन करना, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना, ये सब क्या होता है? विवेचना होती है। कौन करेगा विवेचना? कोई अधिकारी लोक कर्तव्य के अधीन रिश्वत मांगते हुए या करप्शन में पकड़ा गया तो उसकी विवेचना कौन करेगा? इसमें बताया गया है कि इसमें जो विवेचना करेगा वो इंस्पेक्टर करेगा, पुलिस निरीक्षक करेगा। ठीक है, और पुलिस निरीक्षक कैसा होता है? राजपत्रित अधिकारी होता है, राजपत्रित अधिकारी ही इसकी विवेचना करेगा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया था कि जो इस अधिनियम के अधीन मामले हैं इनकी विवेचना कौन करेगा? राजपत्रित अधिकारी, अराजपत्रित अधिकारी, कोई भी इनमें से कोई नहीं।
2011 में क्वेश्चन आया था। तो इसमें विवेचना कौन करेगा, राजपत्रित अधिकारी या पुलिस निरीक्षक। किसी कारणवश अगर पुलिस निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का कोई व्यक्ति विवेचना करने को तत्पर होता है, मतलब पुलिस निरीक्षक नहीं है और विवेचना होनी है, तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति विवेचना करेगा वो पहले जेएम फर्स्ट क्लास से अनुमति लेगा। जेएम फर्स्ट क्लास यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से परमिशन लेगा कि साहब इस मामले में विवेचना करनी है हमको। जब वो परमिशन देगा तभी विवेचना करोगे, अन्यथा विवेचना नहीं करोगे। ठीक है, ध्यान रखना। ये दोनों क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। पहला कि विवेचना कौन करेगा, और अगर राजपत्रित अधिकारी या निरीक्षक नहीं है तो विवेचना कौन करेगा, और किसकी परमिशन से करेगा। तो किसकी परमिशन से करेगा, जेएम फर्स्ट क्लास। एक फोर्स दे रखा है बीएनएस में 129 का, उस फोर्स को हम यहीं अप्लाई कर देंगे। ध्यान रखना, बल की परिभाषा दे रखी है उसमें बीएनएस में 129 में कि बल क्या होता है, और यहीं हम बल का प्रयोग कर देंगे। यहाँ से तुम्हें फेंकेंगे, बाहर गिरोगे जाके, वही बल होता है। इसलिए तुमसे कह रहे हैं कि चुपचाप आराम से बैठे रहो। चाय पीना है, बिस्किट खाना है, नाश्ता करना है, बताता हूँ, उनको खिला देंगे। डिस्टर्बेंस मत करो, शांति से पढ़ लो। 2-3 सेक्शन बचे हैं, तुम ऑनलाइन पढ़ लिया करो, यहाँ मत आए, आराम से घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ लिया करो, इसीलिए तो मज़ा आता है तुम्हें। ठीक है, चलो फिर इसके बाद बचा है सेक्शन 17 के बाद सेक्शन 19। सेक्शन 19 कहता है कि अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति। अब देखो यहाँ पे हमने बड़ा सेक्शन 17 में कि विवेचना कौन करेगा, तो विवेचना राजपत्रित अधिकारी यानी कि पुलिस निरीक्षक करेगा। पुलिस निरीक्षक नहीं है, कोई निचली पंक्ति का अधिकारी है, तो जेएम फर्स्ट क्लास से परमिशन लेगा, उसके बाद करेगा। नेक्स्ट सेक्शन है 19 में अभियोजन मतलब न्यायालय में ट्रायल कैसे चलेगा। भाई अगर कोई लोक अधिकारी लोक सेवक पकड़ के गया है तो न्यायालय में उसका ट्रायल भी तो होना है। तो इसमें साफ मना किया गया कि कोई भी अगर लोक सेवक पकड़ा गया है करप्शन में, भ्रष्टाचार में, तो उसका डायरेक्ट ट्रायल आप नहीं करोगे। बड़ी समस्या है। न्यायालय को यहाँ पे बाउंड कर दिया गया कि किसी भी सरकारी लोक सेवक को डायरेक्ट आप कोर्ट में ट्रायल नहीं करोगे। कोर्ट में अगर ट्रायल करना है तो पहले सरकार से अनुमति लोगे, पूर्व मंजूरी लोगे। कौन सी सरकार से, राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से। अगर लोक सेवक राज्य सरकार के अधीन कार्य कर रहा था तो राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर केंद्र सरकार के अधीन कार्य कर रहा था तो केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन लेने के बाद ही आप उस पर अभियोजन चलाओगे, अन्यथा नहीं चलाओगे। ये सेक्शन 19 में बताया गया। इसके बाद सेक्शन 27 से अपील। इन मामलों की अपील कहाँ होगी भाई, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अगर कोई मामला डिसाइड हुआ है लोअर कोर्ट से तो उसकी अपील कहाँ होगी, तो ध्यान रखना उसकी अपील हाई कोर्ट में होगी। ठीक है, उच्च न्यायालय में। ये क्वेश्चन आने वाला है, इसको भी अंडरलाइन कर लेना और ध्यान रखना इसको। इसकी अपील कहाँ होगी, हाई कोर्ट में, यानी कि इसमें जितने भी मामले हुए हैं उन सब की अपील हाई कोर्ट में होगी। इसके बाद लास्ट सेक्शन इसका 29A, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपीएसआई के लिए। नियम बनाने की शक्ति, यानी कि जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है, इस अधिनियम में अगर कोई नियम बनाने की शक्ति है तो किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, याद रखना कि इस अधिनियम में अगर कोई नियम बनाएगा तो कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी। इतना सा एक्ट है आपका ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, और बड़ा इंटरेस्टेड है। अभी मैंने इसको बहुत पूरा डिटेल नहीं किया है क्योंकि पूरा डिटेल करेंगे तो बहुत समय चाहिए होगा इसमें, लेकिन जो आने वाले क्वेश्चन संभावित हैं वो सारे इसमें फंस गए। इससे अलावा इस अधिनियम से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। इस पूरे पोर्शन को छोड़ करके यूपीएसआई में इस अधिनियम से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी आएगा वो इसी में से आएगा, इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा।
आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो वो जिम्मेदारी आपकी है, करके आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। जितना पोर्शन मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा अगर उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आया है, आना है तो उसी पोर्शन से आएगा, उसके अलावा कहीं से भी नहीं आएगा। ठीक है, करने की जिम्मेदारी है, ना करने की जिम्मेदारी ये आपकी है। चलिए इसके बाद मिलते हैं नए एक्ट के साथ, और तब तक के लिए जो है ये जो कराया है इसको रिवाइज करो, तैयार करो, और 2 स्टार लेने हैं तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इस समय व्यक्ति को 1 स्टार मिलना मुश्किल पड़ जाता है, और ये तो 2 स्टार की बात है। यूपीएसआई दरोगा सबसे बलवान व्यक्ति होता है पुलिस महकमे का। दरोगा विवेचक अधिकारी होता है, और दरोगा जो लिख देता है वो समझ लो उसको काटने में जमाने लग जाते हैं। दरोगा की पावर पुलिस महकमे में सबसे ज़्यादा मानी गई है, और ऐसी परीक्षा को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी तो राय ये है कि यूपीएसआई के पेपर में कुछ ऐसे भी कानूनी विषय डाल दिए जाएं जो और भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे